Hi everyone, I'm Deepak Balodi, and today our objective is to carry on with a very important topic, frequency domain analysis tools. It's a topic which is being dealt in various examinations and universities in control system subject. और यहाँ पे हमारा एक बहुत ही important objective है कि क्यों frequency domain analysis की ज़रूरत है और किस तरह से ये टाइम डोमेन एनालिसिस से हमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव या डिफरेंट व्यू देता है। तो कंटेंट देख लेते हैं जल्दी से। दीज आर द कंटेंट्स, वेरियस फेजेस ऑफ सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, यानी कि क्या क्या किसी सिग्नल में जानने के लिए इंपॉर्टेंट बातें हैं, डिफरेंशिएशन बिटवीन टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस, कौन कौन से कन्वर्जन टूल्स हैं, एंड देन अदर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्सेज, जनरल पर्सपेक्टिव ऑफ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एंड डिफरेंशिएशन बिटवीन वेरियस टूल्स। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि किसी भी सिग्नल में या किसी भी सिस्टम में हमें क्या जानना है या उसमें क्या क्या जानने लायक हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में तो हम लोग नहीं जा सकते हैं, हम लोग थोड़ा क्रिस्प और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही आइडेंटिफाई करेंगे। द टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेजेस इन अ सिग्नल विच इज़ बीइंग प्रोसेस्ड बाय अ सिस्टम इज ट्रांजिएंट स्टेट एंड स्टेडी स्टेट। ट्रांजिएंट स्टेट को हम डायनेमिक स्टेट भी कहते हैं, इज ऑल्सो कॉल्ड डायनेमिक स्टेट, क्योंकि यहाँ पे इनपुट सिग्नल की वजह से जो आउटपुट आया है वो अभी स्टेडी स्टेट में नहीं आया है, दैट इज स्टिल स्ट्रगलिंग हार्ड टू कम टू द फाइनल सेटल्ड वैल्यू ऑफ इट। तो जैसा कि मेंशन्ड है, एम्पलीट्यूड ऑफ द आउटपुट इज इन डायनेमिक मोड एंड स्टिल इट इज ट्रैवर्सिंग वेरियस एम्पलीट्यूड्स, and this generally happens whenever there is an input excitation और एब्रप्ट चेंज अगर इनपुट में है तो उसकी वजह से आउटपुट में, किसी भी सिस्टम के आउटपुट में, आउटपुट को सेटल होने में कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है। ऑल ड्यू टू द मैकेनिकल सिस्टम में इट इज ऑल ड्यू टू द इनर्शियल इफेक्ट्स, and that inertial effect in electrical system is translated via the stored energy, electromagnetic energy, due to inductor and capacitor. We'll talk on this later on. And as in these diagrams you can see the input is having a step change at this instant, and due to this there is a struggling phase of the output. तो फिलहाल ये हम output के लिए दिखा रहे हैं, this is output yt of the system shown। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आउटपुट अभी सेटल नहीं हुआ है और जब इसका एम्पलीट्यूड धीरे 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 चेंज कर रहा है तो हम उस में दो बातें जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कम इन टू द सेटल्ड मोड, स्टडी स्टेट, एंड अप टू व्हाट एक्सटेंट इट गोज, यानी सेटल्ड मोड में इसका फाइनल एम्पलीट्यूड कितना होता है और कितने वेरिएशंस ये शो करता है। तो वो बातें हम लोग डिटेल में जल्दी ही देखेंगे। एंड द स्टडी स्टेट इज ऑब्वियसली द स्टेट व्हेन द आउटपुट इज नॉट चेंजिंग, नॉट दिस वन, व्हेन द आउटपुट इज सेटल्ड लाइक दिस। So the first diagram is a very important illustration of the both these states. So this T1 to T2 time is transient, all because input is struggling. The output is changing with respect to time, but here output has got settled within the fixed amplitude limits. So a very डिटेल्ड और रिगरस इलस्ट्रेशन ऑफ दिस फैक्ट। देखिए ये बात बहुत अच्छे से समझ जाना और इसको डिटेल्ड में एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है कि क्यों हमें दोनों ही चीज़ों की ज़रूरत है। सो हमारे पास दो तरह के डोमेन हैं, वी हैव टाइम डोमेन एंड वी हैव फ्रीक्वेंसी डोमेन। A signal or a system could be identified, could be analyzed in both the domains. ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि हम कोई एक ही डोमेन में लेके उसको पूरा एनालाइज करें या उसकी बातें जान लें। तो टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन दोनों ही को जब मिला जुला के हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी सिस्टम को समझने में, तो बहुत सारी डिटेल एनालिसिस निकल के आती है, जैसा कि इस डायग्राम से बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया गया है। सो फॉर अ गिवन सिस्टम, लेट्स से वी हैव इनपुट xt and output yt, then as you can see this input xt was settled। यहाँ पे ये अपने स्टेडी स्टेट में था, यानी कोई खास या सिग्निफिकेंट चेंज नहीं हो रहा था, इनपुट फिक्स है। सो उसके लिए आउटपुट भी हमारा स्टेडी स्टेट में है एंड दिस वाज हैपनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम।
एंड एट अ सडन पॉइंट टी नॉट सडनली इनपुट टेक्स अ स्टेप, और जैसे ही ये स्टेप यहाँ पे आता है उसकी वजह से आउटपुट को नई वैल्यू में सेटल होने में टाइम लगता है. सो दिस amplitude variation in the output is all due to the step change. So the step change, I'm calling it a step change here, you can also call it abrupt change or sudden change, that basically results into this transient phase or the dynamic behavior of the system. So thing is very clear. See, all this sinusoidal, which is pure sinusoid, you can call it pure sine, from up to टी नॉट. तो टी नॉट तक जब तक ये प्योर साइन वेव था तब तक कोई ट्रांजिएंट फेज नहीं है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे सडन स्टेप इनपुट आता है या एक एब्रप्ट चेंज आता है इनपुट में, सो ऑल ड्यू टू दैट वी फाइंड अ डायनेमिक बिहेवियर इन द आउटपुट ऑफ द सिस्टम, एंड आफ्टर सम टाइम इट ऑटोमेटिकली गेट सेटल्ड. तो यहाँ कहीं पे जाके आप देख सकते हैं एट दिस फाइनली अगेन इट कम्स इन स्टेडी स्टेट. सो दीज टू आर स्टेडी स्टेट्स. SS is this and SS is this, and in between there is a transient behavior. So transient behavior हमको क्या बता रहा है? Transient behavior जिसको कि हम टाइम डोमेन में मेनली स्टडी करते हैं, this is transient behavior. So this is giving a sense of delay, which is basically speed of the system. So the conclusion of this picture is that whenever we have to study the delay and the speed of the system, the rise time and fall time effect of the system, we have to have the time domain analysis or the transient analysis phenomena, जिसका कि अच्छा व्यू हमें टाइम डोमेन में रह के ही दिख सकता है. लेकिन अगर हमारी ज़रूरत है कि फाइनल एम्पलीट्यूड कितना, यानी व्हाट इज द पीक टू पीक ऑफ द आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू पीक ऑफ द इनपुट, then we can skip this struggling part and we can directly jump on to the final value. हालांकि उसके लिए हमें कुछ टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा, because we will have to have the passing of this time phase when the dynamic behavior was going on. तो उसके बाद हम फाइनल स्टडी स्टेट में आउटपुट को एम्पलीट्यूड को नोट करके वी कैन गेट अ रेशियो बिटवीन ypp upon xpp. So as here you can see, ypp upon xpp is the final output value upon the input value, which is nothing but the gain. So please remember, gain is a phenomena which is only studied in steady state. So either you call it or not, आप ऐसा जिक्र करें या ना करें उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है. Gain by default, globally it has been accepted that gain, a discussion of gain will only be we will be doing it only in the steady state. So यहाँ पे दोनों बातों को हमने अलग करके दिखाया है कि स्टेडी स्टेट और ट्रांजिएंट स्टेट दोनों को पढ़ने के लिए वी नीड नॉट टू डू अ सिंगल एनालिसिस, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक बार में एक तरह के एनालिसिस को ही लेके चलें. यानी अगर हमारा पर्पज़ सिस्टम में डिले कितना है और सिस्टम में आउटपुट में जल्दी से सेटल हो जाने में कितनी स्ट्रगल करनी पड़ रही है, यानी डायनेमिक बिहेवियर, then we have to restrict ourselves the analysis to time domain, basically which is mastered in the transient analysis, जिसका कि transient analysis में बहुत अच्छी पकड़ है टाइम डोमेन की, क्योंकि वो टाइम के रिस्पेक्ट में सिग्नल का राइज और फॉल दिखाता है. तो जैसा कि ये तो जैसा मैंने बीच में कहा भी कि टू ब्रिंग आउट दिस करेक्टर ऑफ द सिस्टम, डायनेमिक करेक्टर ऑफ द सिस्टम, द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द इनपुट इज द स्टेप चेंज. तो ये जो प्रैक्टिकल इनपुट है जिसमें कि दोनों पार्ट हमारे दिख रहे हैं, द स्टेडी स्टेट पार्ट एज वेल एज स्टेप इनपुट, तो उन दोनों को हम ब्रेक करके वी कैन ओनली डील विद द अब्रप्ट चेंजेस और वी कैन ओनली डील विद द स्टेडी स्टेट बिहेवियर. So for to study the steady state behavior, frequency domain is much useful tool. As you can see, while we are doing the steady state behavior, means the second window here, we need not to indulge with the abrupt fluctuations happening in the input. We can ignore them at all and we can directly only focus to the steady state behavior. So now let us see that what type of conversion tools, चूँकि हमने कहा कि हम किसी सिस्टम को और सिग्नल को दोनों ही तरीके से स्टडी कर सकते हैं, being in time domain, being in frequency domain. तो अगर हमें टाइम से फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी से टाइम डोमेन में इंटरचेंज करना है, देन व्हाट आर दी पॉपुलर टूल्स? एज वी ऑल नो, वी आर वेरी मच फेमिलियर ऑफ दिस इज द सिग्नल व्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड दिस इज द सिग्नल व्यू विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी. And we know that
the conversion between them is being done by the transforms, the mathematical tool, and various names are there: Laplace transforms, Fourier transforms, and Z transforms, then various others. So, we should be very much clear about the connectivity and the hierarchy of the transforms, क्योंकि इस तरीके से अगर हम देखें तो ट्रांसफॉर्म्स हमको सब मिले जुले से लगते हैं और किसको कहाँ पे सही से यूज़ करना है इसके बारे में थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है. सो एक बात बिल्कुल क्लियर है कि टाइम डोमेन व्यू हमारा पहला अटेम्प्ट होता है जनरली व्हेन एवर वी गो फॉर द ट्रांजिएंट बिहेवियर एक्टिविटी, और फ्रीक्वेंसी डोमेन व्यू हमारा पहला अटेम्प्ट होता है या पहला इंपॉर्टेंट टूल होता है व्हेन एवर वी वांट टू सी द स्टेडी स्टेट फिनोमेना ऑफ द सिस्टम. सो दी टाइम डोमेन मैथमेटिकल टूल्स, जैसा कि मैंने कहा क्या क्या हैं या इसमें किस तरह से एनालिसिस हम लोग कर रहे होते हैं. द सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय इम्पल्स रिस्पॉन्स. इट्स वेरी सिंपल दैट द रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम व्हेन एन इम्पल्स सिग्नल इज गिवन टू द इनपुट इज HT. तो हम कोई लीनियर सिस्टम लें, चूंकि यहाँ सारी बात लीनियर सिस्टम की हो रही है, LTI सिस्टम की, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम. I cannot go up to that detail because that's very basic, and we have certain assumptions while we are starting this class. So, any linear system is characterized by its impulse response in the time domain. तो impulse input देते ही किस तरह का output आता है, there are various possibilities. So, this output is called the impulse response, and this is a characterization of a system in time domain analysis. सेकेंड, अगर हमें आउटपुट सॉल्व करना है देन वी कैन स्टोर दिस HT समवेयर. तो एक बार अगर हमने किसी सिस्टम का HT यानी इम्पल्स रिस्पॉन्स जान लिया, देन दिस इज अ फ्यूचर इंपॉर्टेंट पार्ट. एंड फॉर एनी अदर इनपुट, आफ्टर नोइंग दिस इम्पल्स रिस्पॉन्स, फॉर एनी अदर इनपुट वी कैन गेट आउटपुट बाय HT convolution XT. So, HT convolution, let us focus on this. This is HT convolution XT, and this convolution part, as we all know, it's a little bit complicated integration. So, being an engineer, we are always, we are tempted to find the solution, quick solutions using some multiplication and division, and keeping us a little bit apart from doing the complicated integrals. So, therefore, the time domain complication comes when we have to find output using the convolution, and this has been eased out in frequency domain because there the output can be solved simply by multiplication. तो convolution process frequency domain में जाके multiplication में convert हो जाती है, ये basic है, हम लोग को पता है ये बात. HT is being replaced by the HS, its Laplace transform. XT is being replaced by XS, its Laplace transform. YT is being replaced by YS, its Laplace transform. But convolution has been changed by multiplication. So, this is one more reason, a small reason though, why one attempts generally to perform the mathematics in frequency domain. So, and again, if we have to characterize a system, there are two things to characterize. One is the impulse response of a system, is characterizing that system. Another important mathematical relation between input and output in time domain is given by differential equation. तो किसी भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं किसी भी फर्स्ट ऑर्डर या सेकेंड ऑर्डर सर्किट के आप डिफरेंशियल इक्वेशन जो लिखते हैं, सो दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज इट्स कैरेक्टराइजेशन, जो कि इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन बताता है. वो एक तरह से टाइम डोमेन टूल है, टाइम डोमेन की एक पावर है, एक उसकी पावरफुल एनालिसिस है. और वहाँ से अगर हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को देख के उस सिस्टम की ऑर्डर फाइंड आउट करें, सो दैट इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल system or differential equation, I am sorry, the order of the differential equation is nothing but the order of that system. So, the thumb rule which is derived from the mathematical rule in time domain is the order of the differential equation of a system will be its order, the system's order. तो अगर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, द सिस्टम कंसर्न सिस्टम विल बी फर्स्ट ऑर्डर. अगर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, देन द सिस्टम विल बी सेकेंड ऑर्डर. So, convolution and differential equation, these two are the mathematical tools which we are generally doing in time domain, but in parallel here we are doing multiplication. As you can see, simply we we need to do this, and from this multiplication we can also define
ys upon xs, which is nothing but hs, and this hs is the Laplace transform of impulse response. So, the transfer function of a system by one definition is nothing but the Laplace transform of the impulse response of the system. और उस ट्रांसफर फंक्शन का अगर हम फॉर्मेट देखें जो कि कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी s के फॉर्म में होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देन द highest order of the denominator या number of roots of the denominators are the order of the system, and the roots of the denominator are also called poles of the system. So, in other words, we can say that the number of poles of a system are the order of the system, that is the order of the system. So, as we can see, there is much the frequency domain view and mathematical tools offer us the much more compact analysis and easy and comfortable mathematical tools to proceed. तो ये basic differentiations हैं इनके बीच में. और last quote for the difference between these two is that the time domain methods are having expertise in transient state कैरेक्टराइजेशन. मैंने पहले भी जिक्र किया है, फिर से इस बात पे जोर दे रहे हैं कि टाइम डोमेन में आप दोनों ही एनालिसिस कर सकते हैं, स्टेडी स्टेट एनालिसिस एंड ट्रांजिएंट एनालिसिस. लेकिन टाइम डोमेन जो टूल है उसकी एक्सपर्टीज ट्रांजिएंट बिहेवियर को स्टडी करने में है. आप स्टडी स्टेट एनालिसिस करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ टाइम गुजर जाने का वेट करना होगा, फिर आपको एक एक फ्रीक्वेंसी को एक एक करके चेक करना होगा. सो इट is little bit cumbersome to do the general steady state analysis in time domain. Similarly, frequency domain is again can be used for both, but it has the capacity of doing steady state analysis in much more detail. यानी इसकी अपनी expertise जो है frequency domain method की, वो steady state को calculate करने की है. तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि टाइम और फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिग्नल्स के एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कनेक्शन है, जिससे कि हमें टाइम और फ्रीक्वेंसी डोमेन को रिलेट कर पाने में बहुत आसानी मिलती है. मैंने कोशिश करी है कि हम कुछ कन्वेंशनल लिटरेचर्स या वो तरीके यूज़ ना करें. मैं कुछ डिफरेंट इनोवेटिव तरीके से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे टाइम और फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल्स के व्यू आपस में एक ही हैं. एक बात बहुत क्लियर होनी चाहिए, द टाइम डोमेन and frequency domain view of a signal are same. These are two different methods to investigate the same signal. एक ही सिग्नल एक ही सिस्टम को समझने के ये दो अलग तरीके हैं. अदरवाइज ये दोनों एक ही चीज को यानी एक ही सिस्टम की एक ही चीज को अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं. सो एज यू कैन सी, अगर हम एक प्योर डीसी सिग्नल ले लें, तो चूंकि एक प्योर डीसी सिग्नल, प्योर का मतलब मेरा यहाँ पे है कि वी हैव नॉट सीन इट्स एब्रप्ट राइज, हमने इसका एब्रप्ट राइज नोटिस नहीं किया है, यानी वो बहुत पहले कहीं निकल चुका है, पीछे बहुत पहले कहीं गुजर चुका है. दैट इज नॉट अंडर कंसिडरेशन, एंड देयरफॉर द प्योर डीसी सिग्नल विच हैज नो वेरिएशन, दिस हैज नो वेरिएशन, and hence the variation of amplitude with respect to time is nothing but the frequency. The general concept of frequency is the rate of change of the signal's amplitude with respect to time, and because the signal, pure DC signal, is not changing at all, and thereby the frequency spectrum, ये frequency domain view, ये time domain view, the frequency spectrum of this DC signal will only have an impulse, ideal impulse. हालांकि मैंने यहाँ पे ideal नहीं दिखाई है, to give some margin for the practical limitations, but ideally इसका एक ही impulse होना चाहिए जो कि zero frequency पे. And that is very obvious that why it should be like that, all because if you see, अगर और कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, जीरो फ्रीक्वेंसी है, तो जीरो फ्रीक्वेंसी पे ही पूरी की पूरी पावर कॉन्सेंट्रेटेड होनी चाहिए, एंड दैट्स व्हाट इट टेल्स अस. सिमिलरली अगर यही डीसी सिग्नल कुछ स्लोली वेरी करने लगे, हल्का सा वेरिएशन, यानी टाइम के साथ a very small movement, यानी rate of change of amplitude with respect to time is small, then it will have some frequencies other than zero. Zero is also a frequency, means a DC frequency you can call it. So इसके पास अब कुछ low frequency components भी आ जाएंगे. So therefore still the major power is centered at zero,
but it has still some more power at some lower frequencies here. So then this one, let us consider the ideal sinusoid. This is an ideal sinusoid, and ideal sinusoid, again by ideal I mean we have not observed its sudden rise and fall or any corner point anywhere. So there is no discontinuity in the signal at all anywhere. There is no singularity, you can also call it. So अगर ये साइनोसॉइडल बहुत लंबे टाइम से एग्जिस्ट कर रहा है और अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसके पास केवल एक ही फ्रीक्वेंसी होगी, साइन ओमेगा नॉट टी यानी ओमेगा नॉट, या फिर आप इसको कॉस ओमेगा नॉट टी कह रहे हैं तो भी ओमेगा नॉट, एंड देन दैट ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी विल शो दी all the power concentrated at that. So that is what we understand by the frequency and time domain correlation. And let us see one more example in this. And this summarizes both the things which we have just seen. हमने जो दोनों बातें देखी हैं उन दोनों को ये summarize कर रहा है. तो ये साइनोसॉइडल व्यू है हमारा, यहाँ से यहाँ के बीच में T1 से T2 तक ये प्योर साइनोसॉइड है, और अगर यही T1 T2 आगे तक रहते यानी ये प्योर साइनोसॉइड ही बना रहता पूरे टाइम, before T1, after T1, then the only power would have fault at this omega naught, जैसा कि अभी हमने पीछे ही देखा कि उसका स्पेक्ट्रम कुछ ऐसे था. बट चूंकि इस सिग्नल में दो जगह डिसकॉन्टिन्यूटी है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये प्योर साइनोसॉइड ना होके दिस इज ओनली अ साइनोसॉइडल पल्स विच इज एग्जिस्टिंग बिटवीन T1 to T2 only, and all due to these two corner points as I have mentioned here. Due to these two abrupt changes, these abrupt changes or corner points, they basically have high frequency component, very high frequency component. So they are having some indefinite type of frequencies, very high frequencies. So therefore, whenever we find a corner point or a discontinuity in a signal that corresponds to high frequency or even very high frequency components in that frequency domain view. तो किसी भी सिग्नल में अगर कॉर्नर पॉइंट है या डिसकॉन्टिन्यूटी है, इसका मतलब उसके स्पेक्ट्रम में या उस सिग्नल के अंदर हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का भी कंट्रीब्यूशन है, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं. तो सो देयरफॉर द पावर, सिग्नल पावर इज गोइंग अप टू सम हाई फ्रीक्वेंसी. तो इस सिग्नल का स्पेक्ट्रम वाइड हो गया है, फैल गया है, हाई फ्रीक्वेंसी पे भी गया है, लो फ्रीक्वेंसी पे भी गया हुआ है, बहुत वाइड हो गया है. केवल एक ही फ्रीक्वेंसी नहीं है इसके पास, ऑल ड्यू टू दीज टू discontinuities, due to the corner points. And unfortunately, in this cruel real world, we are surrounded by such practical signals. So therefore, it is very difficult to find the ideal impulses in the frequency domain view of any signal. Now, as we all know, I will be quickly bypassing this particular slide. You all know there are only two major transform tools, Laplace transform and Z transform. तो यहाँ मैं जरूर एक बात पे हाईलाइट करना चाहूँगा, हमने बहुत सारे ट्रांसफॉर्म पढ़े हैं, उसकी अगर हम हायरार्की देखें, सो दिस इज द हायरार्की. Laplace transform is generally used for continuous time signals transformation, यानी यहाँ पे टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज करने के लिए कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल यानी जो एनालॉगस सिग्नल एनालॉग सिग्नल्स हैं उनके लिए हम Laplace ट्रांसफॉर्म यूज़ करते हैं. वेयर एज फॉर डिजिटल और डिस्क्रीट काइंड ऑफ सिग्नल, डिस्क्रीट सिग्नल्स के लिए हम Z ट्रांसफॉर्म यूज़ कर सकते हैं. But Laplace transform is a general transform which takes care of, its operator S takes care of both the non-periodic character of the signal as well as periodic character या repetitive character of the signal. तो अगर हम सिग्नल के हर तरह के बिहेवियर में इंटरेस्टेड हैं, हम उसका ग्रेजुअल डिके भी समझना चाह रहे हैं, उसका पीरियोडिक करेक्टर भी समझना चाह रहे हैं, तो देन वील हैव टू स्टार्ट विद the Laplace transform. But if we are only interested in the periodic character of the signal, यानी हमको पहले से ही पता है कि हमारे सारे इनपुट्स साइनोसॉइड या प्योर साइनोसॉइड्स ही होने वाले हैं, then we basically avoid the Laplace transform and we can only restrict to Fourier transform, जो कि हम सिग्मा को जीरो करके कंसीडर कर सकते हैं. So therefore Laplace and Z transforms are general transforms to take care of gradual decay as well as periodic character, both type of nature of the signals, whereas the Fourier transforms and discrete Fourier transforms are the special cases of Laplace transform and Z transforms, and they only deal with the periodic character of the signal. यानी सिग्नल में पीरियोडिक बिहेवियर क्या है, पीरियोडिक फ्रीक्वेंसी क्या है, जिनको कि हम साइनोसॉइडल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं. इसीलिए यहाँ पे जो साइनोसॉइडल ट्रांसफर फंक्शन या ट्रांसफर फंक्शन निकाले जाते हैं उनको हम साइनोसॉइडल ट्रांसफर फंक्शन भी कहते हैं.
तो जैसा कि यहाँ समराइज किया गया है, इस सिग्नल में दोनों ही तरह के बिहेवियर हैं, और अगर हमें केवल इसका ग्रेजुअल डिके समझना है और उसके साथ साथ ऑसिलेटरी करेक्टर भी समझना है जो पीरियोडिसिटी इसमें दिख रही है, देन वी शुड गो फॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म। लेकिन अगर हम इस करेक्टर में इंटरेस्टेड नहीं है, वी ओनली वांट टू सी द पीरियोडिक जीरो, द टाइम एक्सिस क्रॉसिंग प्रॉपर्टी, पीरियोडिसिटी की कब वो टाइम एक्सिस को बार बार कट करता है, देन वी शुड ओनली रिस्ट्रिक्ट टू द फोरियर ट्रांसफॉर्म। In control system point of view, because the signal could have a larger amplitude as well as periodicity, because we have to study both transient behavior भी हमें पढ़ना है and steady state behavior भी हमें पढ़ना है, इसीलिए it is always a general suggestion and adoption that we go ahead with Laplace transform topology. So with this we will end up this session here, and we can further proceed with the final verdict on this. This is the next upcoming topic, which is the general frequency domain analysis. और जनरल फ्रीक्वेंसी डोमेन से हमारा मतलब क्या है कि आप डिफरेंट इनपुट फ्रीक्वेंसीज के लिए डिफरेंट आउटपुट रिस्पॉन्सेज क्या होंगे। यानी अगर इनपुट का एम्पलीट्यूड में हमारा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हमें यह देखना है कि सिस्टम अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को कैसे टैकल करता है, उनके खिलाफ कैसे रिस्पॉन्ड करता है, तो उसको समझने के लिए हमारे पास जो टॉपिक है वो है जनरल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। और किसी भी सिस्टम का, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, किसी भी सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन या फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का मतलब है गेन वर्सेस ओमेगा। सो अ प्लॉट विच इज plotted or developed in steady state, which is gain versus frequency, is called the frequency response of the system. So as we can see here, that a system could be excited by a particular, and all because it is an LTI system, what we assume that output will be A1 sin omega 1t plus phi, A1 into, sorry, A naught. So here what we assume that A naught is basically A1 into h j omega mod. So ये ही हमारी फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस का क्रक्स है। द मेजर क्रक्स इज दिस, द मेजर थीम इज दिस, कि कोई भी एलटीआई सिस्टम फ्रीक्वेंसी में तो कोई चेंज नहीं आने देगा, ऑल बिकॉज ऑफ द लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। देयर इज नो सिग्निफिकेंट disturbances in the input frequency, that will be retained as it is, but the amplitude of the output is the directly scaled version of the input with the magnitude of the transfer function of the system, and thereby the hj omega plot versus omega is called frequency response. So in the next lecture we are going to see the various aspects of frequency response and how should we proceed with the frequency response. So that's it with this. Thank you.